तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निमसा में। आशा और कल्पना के साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है। आप सबकी तैयारियाँ भी शीर्ष स्थान पर पहुँच रही होगी और आप सबके परिवार में एकदम स्वच्छ सुमंगल होगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम अपने अ, ओ पढ़ाई के उस क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, जहाँ की हम कल्पना कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पिछले एपिसोड में एनसीईआरटी की बातें कर रहे थे और एनसीईआरटी में कक्षा 10 का जो 5वां पार्ट है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो इस पार्ट के बारे में साथियों हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि किस प्रकार लो अयस्क पेटियाँ अलग-अलग तरीके में रहती है, मैंगनीज़ क्या है, अभ्रक क्या है, मतलब धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा। आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए या इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने ऊर्जा खनिजों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ऊर्जा खनिज मतलब जो ऊर्जा देते हैं हमें। हमें प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे रोशनी में हो, चाहे यांत्रिक वाहनों में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उद्योगों में हो, हर एक क्षेत्र में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हीं ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे। ऊर्जा के ईंधन यानी कि ऊर्जा कहाँ-कहाँ से हमें प्राप्त होती है, कौन-कौन से ऊर्जा के नए स्रोत हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, पढ़ते हैं बिना देरी किए ऊर्जा संसाधन। अगर शुरुआत में ऊर्जा संसाधन की बात करें साथियों, तो ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और दूसरा होता है गैर पारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पहले समय से है और मतलब प्राचीन समय के, और जो गैर परंपरागत संसाधन है वे ये है जिनकी नवीनतम खोज हुई है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय अपने जैसे भूतापीय ऊर्जा है, उसी प्रकार ज्वारीय ऊर्जा है। तो ये परमाणु या आणविक ऊर्जा है, ये तो अपने गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जैसे उपले हैं, लकड़ी है, उसी के साथ ही कोयला है, उसी के साथ ही पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या विद्युत है, ये सभी किसमें है? ये सभी परंपरागत में है। तो चलिए साथियों, पढ़ते हैं आज हम ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन कितने भागों में डिवाइड किया गया ऊर्जा को? ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार है साथियों? 2 प्रकार। और 2 प्रकार में एक है परंपरागत। परंपरागत वे संसाधन मतलब वे ऊर्जा संसाधन या वे संसाधन जो प्राचीन तथा जिनका निर्माण लंबे समय से होता है, जैसे कोयला, उपले, लकड़ी। उसी के साथ ही लकड़ी को भी जलाने के तौर पर काम लिया जा सकता है, तो लकड़ी भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ ही साथियों अपने बात करें प्राकृतिक गैस और विद्युत विद्युत आदि। ठीक है साथियों। और दूसरा है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत गैर परंपरागत में कौन कौन से हैं? इसमें वे संसाधन जो नवीनतम है, अर्थात नवीकरणीय, नवीनतम अर्थात नवीकरणीय, नवीकरणीय है।
उदाहरण मतलब जैसे कौन कौन से हैं इसमें? अपने पवन ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा के साथ ही आपके भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और ज्वारीय ऊर्जा, अगर आदि बायोगैस भी है इसके साथ ही आदि। परंपरागत में वे संसाधन आते हैं जो प्राचीन तथा जिनका निर्माण लंबे समय से होता है, जिसमें कोयला है, उपले, लकड़ी, पेट्रोल तथा ये अनवीकरणीय। मतलब अनवीकरणीय इसका मतलब ये हुआ कि वे संसाधन जिनको वापस बनाने में लंबा समय लगता है बहुत। जैसे कि आज हम कोयले के बारे में बात कर रहे हैं, अपन कोयले का निर्माण लाखों वर्षों पहले हुआ है। एक रात का या एक वर्ष का या 2 वर्ष या 10 15 20 वर्ष का समय मतलब 10 या 20 वर्ष का समय नहीं है जिसमें कोयले का निर्माण हो जाए, जिसमें पेट्रोलियम का निर्माण हो जाए, जिसमें प्राकृतिक गैस का निर्माण हो जाए, बल्कि लंबा समय लगे, लाखों करोड़ों वर्ष लगे, तब इनका क्या होता है, परंपरागत संसाधन ऊर्जा संसाधनों का निर्माण होता है। इसीलिए ये अनवीकरणीय भी है, इन्हें नया नहीं बनाया जा सकता वापस। इसी के साथ ही साथियों, गैर परंपरागत वे संसाधन है जो नवीनतम है, जिनकी खोज अभी हुई है, तथा ये अर्थात नवीकरणीय भी है, मतलब जो वापस जिनको बनाया जा सकता है। जैसे कि आज हमने सौर ऊर्जा, सूर्य प्लेटों से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कल वापस नहीं कर सकते। कल भी जो ही सूर्योदय होगा तो उस एक विशेष मतलब एक पद्धति है, एक प्रौद्योगिकी है, उस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम धूप को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसे फोटोवोल्टाइक कहते हैं। तो खैर इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो साथियों, ये तो है अपना परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। हो सकता है छोटा प्रश्न पूछ ले 2 नंबर का कि परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं या अंतर लिखिए। तो ये खैर गैर परंपरागत और परंपरागत है। अब हम इन सब की एक एक अलग अलग तरीके से बात करेंगे, वर्णन करेंगे, कौन सा कहाँ पाया जाता है और इनका निर्माण किस तरीके से होता है। चलिए साथियों, तो चलते हैं। अब देखिए, अब ऊर्जा संसाधनों में पहले हम लेंगे परंपरागत, और परंपरागत में भी लेंगे पहला, वो लेंगे कोयला। सबसे पहला कौन सा लेंगे? कोयला। अब देखिए साथियों, कोयला हिंदुस्तान में ठीक तरीके से, मतलब कोयले के भंडार हिंदुस्तान में है, लेकिन उतने भंडार नहीं है कि आने वाले हजारों वर्ष तक कोयले का उपयोग कर सके आने वाली पीढ़ियां। तो कहने का मतलब है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, महात्मा गांधी कोट करते हैं कि हमारे पास संसाधन तो है, मतलब पेट भरने के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो खैर यही कंडीशन है आज। हम आज हमेशा देखते हैं, अभी लेटेस्ट मुद्दा है, अभी मतलब वर्तमान का ही है, अभी ये चल रहा है। जैसे कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में है तो कोयले की कमी के कारण बिजली कटौती की जा रही है, या पहले भी हमें देखने को मिल रहा था कि कोयला नहीं है जिसके कारण बिजली की दिक्कतें आ रही है, या बिजली समय पर बिजली की आपूर्ति या विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो खैर कोयला होने के बावजूद भी हमारे पास इतने ही भंडार है जिससे 150-200 वर्ष तक ठीक तरीके से, अगर इसी प्रकार से कोयले का हमने दोहन किया, इसी प्रकार हमने कोयले को उपयोग में लाया गया हमारे द्वारा, तो फिर आने वाले समय में कोयला एक दिन समाप्त हो जाएगा। खैर बात करते हैं कोयले की। तो सबसे पहला है गैर ऊर्जा में कोयला, नहीं माफ कीजिए, सबसे पहला है वो परंपरागत स्रोतों में है, वो है कोयला। देखिए, कोयले का नाम आते ही मतलब इनके संभावित क्षेत्र, कोयला भारत में विशेष स्थान रखता है, विशेष स्थान रखता है। और ये कैसा खनिज है? ऊर्जा खनिज है। कोयला कैसा खनिज है? ऊर्जा खनिज। ठीक है। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ आते हैं? उपयोग रोशनी में, घरों में, घरों में खाना बनाने के लिए, इसके साथ ही उद्योगों में, उद्योग कच्चे माल के लिए, ठीक है, कच्चे माल के रूप में।
या फिर आप ऐसे, इससे बेहतर ये है कि उद्योगों में ऊष्मा के लिए, ताप के लिए, जिसे अब देखिए, तो ये कोयला, कोयला भारत में विशेष स्थान रखता है। ये वाणिज्य के तौर पर भी कोयला बेहतरीन अपना है। हिंदुस्तान में ऊर्जा खनिज भी है। इसके साथ ही उपयोग रोशनी में है, घरों में है, या विद्युत उत्पादन करने में है। इसके साथ ही यहाँ लिख देते हैं, ये उद्योगों में ऊष्मा और विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। आपको पता होगा हमारे स्थानीय क्षेत्रों में आज भी अर्थ बनाया जाता है, और अर्थ में नमक है, कोयले का आसान हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि जमीन का जो अर्थ है, इससे विद्युत पैदा की जा सकती है। तो ठीक है, ये तो साथियों इसके उपयोग है। अब कोयले के प्रयोग या प्रकार, कोयले के प्रकार, कोयले के कितने प्रकार है साथियों? कोयले के 4 प्रकार है। कितने प्रकार? 4। सबसे जो निचले किस्म का होता है वो होता है पीट कोयला। कौन सा कोयला? पीट कोयला। पीट कोयला क्या होता है? ये मतलब उच्च नमी युक्त होता है, उच्च नमी युक्त, और इसमें निम्न कार्बन पाया जाता है। निम्न कार्बन, निम्न कार्बन का मतलब होता है कार्बन कम पाया जाता है, और इसके साथ ही इसका जो मतलब गुण है, इसमें एक तो कार्बन कम है, और दूसरा है उच्च नमी युक्त होता है। दूसरा कोयले का प्रकार है वो है आपके, मतलब वो अपने लिग्नाइट है। कौन सा है? लिग्नाइट कोयला राजस्थान में खूब पाया जाता है। ये भूरा कोयला होता है। कैसा कोयला? भूरा कोयला। ये भी अधिक नमी युक्त पाया जाता है, अधिक नमी युक्त। ठीक है, और इसके साथ ही इसका लिग्नाइट कोयले का उपयोग भी विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। फिर एक कोयला आता है बिटुमिनस, बिटुमिन्स, और बिटुमिन्स कोयला ये गहराई में होने के कारण, होने के कारण उच्च ताप पैदा करता है, उच्च ताप व कम नमी युक्त होता है, कम नमी युक्त। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे सर्वोत्तम किस्म का होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, सर्वोच्च किस्म का कोयला, सर्वोच्च किस्म का कोयला। तो ध्यान दीजिए साथियों वापस, कि जैसा कि हमने देखा कोयला, कोयले के 4 प्रकार, जिसमें एक पीट कोयला है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रेसाइट है। पीट कोयला है वो उच्च नमी युक्त होता है, इसके साथ ही निम्न कार्बन होता है, और इसके साथ ही निम्न ताप वाला होता है। लिग्नाइट कोयला है ये भूरा कोयला है, अधिक नमी युक्त होता है, और मतलब अपने पीट कोयले से थोड़ा सा ठीक प्रकार में इसमें ताप होता है। इसके साथ ही जो बिटुमिनस है ये गहराई में होने के कारण उच्च ताप व कम नमी युक्त होता है, और एंथ्रेसाइट है वो सर्वोच्च किस्म का कोयला होता है। सर्वाधिक कार्बन अगर किसी कोयले के प्रकार में पाया जाता है तो वो एंथ्रेसाइट कोयला है। बिटुमिनस कोयले का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखिए ये साथियों, अब हमने बात की थी कोयले का निर्माण 1 वर्ष में नहीं, 10 वर्षों में, 20 नहीं, हजारों में नहीं, लाखों वर्षों में हुआ है। तो कोयले का निर्माण के 2 क्षेत्र कौन कौन से, मतलब कौन से 2 विशेष क्षेत्र हैं जहाँ कोयले के निर्माण है? तो देखिए साथियों, कोयले के 2 क्षेत्र है, एक तो है गोंडवाना, ठीक है, और ये है लगभग अपने 200 लाख वर्ष पुराना, 200 लाख वर्ष पुराना। और दूसरा है साथियों टर्सियरी, टर्सियरी, टर्सियरी है, ये है 55 लाख वर्ष पुराना। कितने लाख वर्ष? 55 लाख वर्ष पुराना। ये दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। ये दामोदर नदी घाटी, कौन सी घाटी? दामोदर नदी घाटी, जिसमें अपने झारखंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है,
इसमें ये कोयला मतलब गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला है वो झारखंड पश्चिम बंगाल जिसमें दामोदर नदी घाटी है, और इसके साथ ही जो टर्शियरी कोयला है, ये टर्शियरी कोयला पाया जाता है पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर का मतलब होता है जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें आपके असम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है आदि। ये सारे के सारे क्षेत्र है वो कौन से हैं? टर्शियरी कोयले के हैं। अब देखिए साथियों, अब कोयले का निर्माण, कोयला एक स्थूल पदार्थ होता है, ईंधन तो है ही लेकिन इसके साथ ही स्थूल पदार्थ है कोयला। कैसा पदार्थ है? स्थूल पदार्थ। तो कोयला एक स्थूल पदार्थ है। कैसा पदार्थ? स्थूल पदार्थ है। और कोयले का हम जितना मतलब एक कोयले की खदानों से उसका अपन उपयोग करते हैं, तो जितना कोयला जलेगा उतना ही उसका भार कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोयला शेष राख छोड़ता है। इसके कारण ज्यादातर मतलब जो उद्योग होते हैं जो कोयले से संबंधित, जिनका कच्चा मालों के तौर पर कोयले का उपयोग किया जाता है जिन उद्योगों में, तो वो कोयले की खदानों के पास ही लगाए जाते हैं, पास ही स्थापित किए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोयले का उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार साथियों हमने कोयले के बारे में पढ़ा। कोयले के साथ ही कोयले के बाद हम बात करेंगे वो अपन इनके बाद अलग और खनिज ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे कि वो उस जैसे प्राकृतिक गैस है या पेट्रोलियम है उसका निर्माण कैसे होता है। तो वो का वही है, उसमें भी लाखों वर्ष भी लगे हैं उसमें भी, लेकिन वो क्या पाया जाता है? सरंध्र और असरंध्र चट्टानों में पाया जाता है। क्योंकि धीरे धीरे रेशा होता है और एक ऐसे चट्टान के बीच में पाया जाता है कि एक सरंध्र चट्टान होती है मतलब भ्रंश, और एक होता है असरंध्र। असरंध्र का मतलब होता है उन चट्टानों से रिसाव होकर वो क्या करता है बीच में, और एक होता है असरंध्र चट्टान जिससे रिसाव नहीं होता है, वहां क्या प्राकृतिक जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो पाया जाता है। ये भी वाहनों को चलाने में उपयोग में किया जा सकता है, खाना बनाने में किया जा सकता है। इसके साथ ही अपने घरों में या फिर रोशनी के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, या फिर ऊष्मा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। खैर कहाँ-कहाँ किया जाता है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं अगला, तो पेट्रोलियम के बारे में। तो ये है साथियों अपना कोयला। कोयले के बाद दूसरी बारी आती है फिर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसा कि साथियों ये भी एक प्रकार का ईंधन है। क्या है? और कैसा ईंधन मतलब ऊर्जा संसाधन है ये भी, और इनमें भी ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। एक तो ईंधन के रूप में, इसके साथ ही गाड़ियां चलाने में, गाड़ियों को चलाने में, इसके साथ ही उद्योगों में, और इसके साथ ही अगर अलग बात करें तो रोशनी के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। रोशनी के लिए उपयोग। अब ये पेट्रोलियम कहाँ पाए जाते हैं? ये भ्रंशों में पाए जाते हैं। वही चट्टानें होती है और चट्टानों में भ्रंश पाए जाते हैं, भ्रंशों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, और अमूमन जो पेट्रोलियम होते हैं वो टर्शियरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब भ्रंशों में। और कौन से जो दो प्रकार है जिसमें टर्शियरी क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्रों में मतलब पूर्वोत्तर में, असम में वगैरह इनके जो अच्छे खासे हैं वो भंडार वगैरह मिलते हैं। उसी के साथ ही मुंबई हाई है अपने, मुंबई हाई। उसी प्रकार अपना गुजरात का है क्षेत्र, जैसे कि गुजरात का मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है हमें पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं या पेट्रोलियम के
भंडार मिलते हैं। इनके साथ ही साथियों असम में भी बहुत पुराना इनका उपयोग है। जैसे जैसे टर्शियरी क्षेत्रों में जिसमें हमने बात की असम की, तो असम ऐसा क्षेत्र है जिससे लंबे समय से मतलब पुराने समय से भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पूछ ले कि हिंदुस्तान का वो कौन सा राज्य है कि जिसमें ये बात की गई है कि अपने जो पेट्रोल है वो सबसे पुराना उत्पादक के तौर पर है, तो वो अपना है असम। ठीक है साथियों, तो असम की बात है ये। असम के अगर क्षेत्र पूछ ले आपको, तो डिगबोई असम का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? डिगबोई। हो सकता है मानचित्र के तौर पर पूछ लिया जाए कि डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई कहाँ है साथियों? असम में। उसी मुंबई आई है। इसके साथ ही वर्तमान में जो पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार वगैरह है वो गुजरात के अपने अंकलेश्वर ब्रांच में। कौन से ब्रांच में? गुजरात का अंकलेश्वर ब्रांच है, वहां पाए जाते हैं पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथियों ये पेट्रोलियम पाया जाता है वो एक तो आपके सरंद्र, सरंद्र, सरंद्र का मतलब उधर रंध्र मतलब छिद्र, सरंद्र व असरंद्र चट्टानों के मध्य, चट्टानों के मध्य पाए जाते हैं, मध्य पाया जाता है। ठीक है, और इनके ऊपर में मतलब या पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, क्योंकि वह हल्की, वह हल्की होती है। प्राकृतिक गैस कैसी होती है? हल्की होती है, इसलिए वो पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर पाई जाती है। तो खैर पेट्रोलियम का जो प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ईंधन के तौर पर गाड़ियां चलाने के लिए या उद्योगों में या रोशनी के लिए, और ये कहाँ पाए जाते हैं? भ्रंशों में। और वो भी मुख्यतः पेट्रोलियम टर्शियरी क्षेत्रों में, जो अलग दो क्षेत्र है उसमें, जैसे टर्शियरी क्षेत्रों में जिसमें असम में सबसे पुरातन उत्पादन के तौर पर असम को देखा जाता है और इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र डिगबोई है। उसी प्रकार मुंबई आई में भी पेट्रोल है, गुजरात के अंकलेश्वर में भी पेट्रोल, ये पेट्रोलियम के भंडार है। उसी प्रकार सरंद्र है, वो असरंद्र चट्टानों के मध्य पाया जाता है ये, और पेट्रोलियम पदार्थ है। इसका इसके ऊपर क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक गैस कैसी होती है साथियों? हल्की होती है। प्राकृतिक गैस के निर्माण में भी लाखों वर्षों का समय लगता है। जैसे कि जो पदार्थ कठोर न होकर थोड़े कोमल होते हैं या गरल होते हैं, वो धीरे धीरे गल कर एक द्रव का रूप ले लेते हैं, वो द्रव ही क्या है? पेट्रोलियम है। और उनके अपघटन से जो गैस पैदा होती है वही प्राकृतिक गैस है। इसी के साथ ही जो पदार्थ कठोर होते हैं, मतलब उथल पुथल के बाद जो भूमि के अंदर धसे, ताप के कारण ज्यादा ताप हुआ, जो कठोर थे वो कोयले में बदल गए, और जो मतलब अपने थोड़े गरल थे या थोड़े नरम थे, वो क्या किस में बदल गए? अपने द्रव में बदल गए। और ये अपघटन जिस समय हुआ, उस समय इस अपघटन के समय जो गैस है वो निकली, वो प्राकृतिक गैस के तौर पर हमें देखने को मिली। अब साथियों अगले हम बात करेंगे, वो करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में, कि प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ है। प्राकृतिक गैस भी कच्चे माल के, उद्योग के कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है। तो इनका भी उपयोग किसमें किया जाता है? अपने ईंधन के तौर पर किया जाता है, प्राकृतिक गैस का उपयोग भी। और इसके साथ ही साथियों हम देखेंगे, प्राकृतिक गैस के साथ ही साथ एक और चीज देखेंगे, और वो देखेंगे भाई प्राकृतिक गैस का प्रयोग वर्तमान में गाड़ियां चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, वो कितना लाभदायक है हमारे लिए, या ये कहीं न कहीं पर्यावरण को भी सुरक्षा देती है। क्योंकि जिस समय प्राकृतिक गैस का जो हम उपयोग करते हैं, तो उस समय CO2 कम उत्सर्जित होती है, तो जिसके कारण ये पर्यावरण संतुलन भी ठीक तरीके से बना पाती है। जैसे कि साथियों हम अगर बात करें उपलों की, बात करें, उपलों का मतलब होता है गाय का जो गोबर होता है उससे
पश्चिमी राजस्थान है या राजस्थान जैसे क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है, जिन्हें अपनी भाषा में थेपड़ी कहते हैं। उनको जलाने के तौर पर या उनको मतलब ईंधन के रूप में काम लेते हैं। क्यों उनसे जलाकर खाना पकाया जाता है या जो भी है ऊष्मा प्राप्त की जाती है, वे उपले होते हैं। अगर राजस्थान के परिवारों की बात करें तो राजस्थान में 70% लोग हैं वो उपलों का प्रयोग करते हैं ईंधन के तौर पर। मतलब 70% लोग ऐसे हैं जो ईंधन का प्रयोग करते हैं, मतलब उपलों का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में या घर की जो जो भी है ऊष्मा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। तो खैर ये सभी अब धीरे-धीरे क्या हुआ, जो ये प्राकृतिक गैस आई उपले, एक तो हो सकता है CO2 भी ज़्यादा छोड़ते हैं, मतलब वो भी है, धुआँ भी आता है उनसे और इसके साथ अगर उनका प्रयोग करते हैं जिसके कारण दिक्कत तो ये भी होती है, कृषि पर भी या खाद्य पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। अगर वही मतलब उपले या वो जो गोबर है, वो हम गोबर गैस संयंत्र के तौर पर या बायोगैस संयंत्र के तौर पर उनका उपयोग करें, तो बेहतरीन खाद या उर्वरक का निर्माण किया जा सकता है। तो खैर साथियों, तो इनसे क्या है कि ये जो नए-नए जो उपयोग आ रहे हैं, वो हमारे लिए कितने लाभदायक है या कितने हानिकारक है, उनके बारे में भी इन्हीं के साथ-साथ हम समझेंगे कि किस प्रकार ऐसा हो रहा है। अब देखिए प्राकृतिक गैस। वही विकास क्रम है, प्राकृतिक गैस का भी लाखों वर्षों का समय है, जैसा कि हमने पहले बताया। इसमें याद करना है कि ये CO2 को कम उत्सर्जित करती है, जिसके कारण जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ठीक है? इसके साथ ही उपयोग कहाँ-कहाँ होते हैं प्राकृतिक गैस का उपयोग? ईंधन, ठीक है, रोशनी, अपने ऊष्मा के लिए या ऊर्जा के लिए और इसके साथ ही उद्योगों में कच्चे माल उद्योगों में कच्चे माल के लिए। आपको पता होगा साथियों, आज से जिस समय हमने ट्रेन का आविष्कार किया या जिस समय हमारे देश में अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने ट्रेन का आविष्कार किया था, हमारे देश में ट्रेन आई थी 1853 में। उस समय हमने शुरुआत में कोयलों से ट्रेन चलानी शुरू की थी। आज धीरे-धीरे जो विद्युत इंजन आ गए हैं, करंट से चलने वाले इंजन आ गए हैं, लेकिन शुरुआत में कोयलों के माध्यम से ट्रेन चलाई जाती थी। जैसे कि हमें दिखाया गया है कि अगर आप जितनी भी जैसे कि गदर मूवी है, उसमें देखा होगा, तो उसमें किस प्रकार वो मतलब ट्रेन के अंदर कोयले डाले जा रहे हैं और कोयलों के माध्यम से ट्रेन चलती है। तो ख़ैर कहीं न कहीं ये यांत्रिक साधनों को चलाने का ये एक प्रकार का ज़रिया था उनके उपयोग में। उसी प्रकार ये प्राकृतिक गैस भी क्या है? ईंधन, रोशनी है, ऊर्जा है, उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है और इसके साथ ही ये इनका और उपयोग कहाँ होता है? तो यांत्रिक या फिर आप लिख दो वाहनों को चलाने में। वाहनों को चलाने। आपको पता होगा या हम सब जानते हैं कि आज जो नए-नए वाहन आ रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल वगैरह धीरे-धीरे कम पड़ रहा है या कम हो रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया है या फिर दिल्ली जैसे शहरों में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमने इस पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए या पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मतलब CNG से वाहनों को चलाना शुरू किया है। तो CNG सीएनजी का पूरा नाम होता है साथियों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखना साथियों, हो सकता है एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी। इस प्रकार ये अपना प्राकृतिक गैस है, वो भी हमें मिलती है। ये एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब देखिए साथियों, हम अगर बात करें एक तो इनकी जो एक लंबी कतारें हैं या ये अलग-अलग अपने जो क्षेत्र है या उद्योगों हैं या अपनी जो इनकी अलग-अलग घाटियाँ हैं, उनकी घाटियों को एक
लंबी रेखा से जोड़ती है और वो रेखा लगभग 1700 किलोमीटर लंबी है और उसमें अपने जो 1700 किलोमीटर में है वो हजीरा क्षेत्र है और उसी के साथ ही अपना विजयपुर है और जगदीशपुर है। हजीरा 1700 किलोमीटर लंबी है रेखा, 1700 किलोमीटर लंबी। पाइपलाइन के माध्यम से इनके सभी क्षेत्रों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है और इसी पाइपलाइन का नाम क्या है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये तीनों नाम, मतलब ये एक ही नाम है साथियों, इन्हें एक साथ में HVJ के नाम से पुकारा जाता है। 1700 किलोमीटर लंबी है और ये सभी क्षेत्रों को क्या करती है, एकत्रित करती है। और प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में बात करें तो साथियों आपको जैसलमेर में मिल जाएंगे। राजस्थान में कहाँ है, जैसलमेर में। उसी प्रकार वहीं मुंबई में है, अपने मुंबई हाई में ये प्राकृतिक गैस के भंडार मिल जाएंगे। मुंबई हाई और जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। अब साथियों ये बात तो, इसी के साथ ही कृष्णा गोदावरी नदी के जो तट है उनके, या कृष्णा गोदावरी नदी का जो बेसिन है वहां पर भी आपको कौन सी गैस या कौन सा ऊर्जा संसाधन मिल सकता है, अपने प्राकृतिक गैस ऊर्जा संसाधन मिल सकता है। अब फिर बात आती है साथियों विद्युत की। विद्युत के दो प्रकार है साथियों। विद्युत को दो प्रकार से मतलब अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं जल से और एक कर सकते हैं ताप से। जल से प्राप्त करके कैसे करेंगे, हाइड्रो टर्बाइन घुमाकर जल से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ताप से कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, इनका जो ताप होता है उनके माध्यम से हम ताप को वापस किसमें परिवर्तित करेंगे, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे और इस प्रकार हम विद्युत भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद ये अपना प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के बाद है विद्युत। कौन सा है, राजस्थान में विद्युत का अगर देखें तो अपने चित्तौड़गढ़ में इसका एक संयंत्र लगा हुआ है। इसके दो प्रकार है, दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, दो प्रकारों से प्राप्त। एक तो है अपने जल से हाइड्रो टर्बाइन के माध्यम से, हाइड्रो टर्बाइन के माध्यम से, ठीक है। और जल से हाइड्रो टर्बाइन के माध्यम से इसका मतलब ये तो है नवीकरण, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है वो है ताप से, ताप से ये है कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। और ये अपना है अनवीकरणीय संसाधन। कैसे संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। ये साथियों अपने कौन से संसाधन है, परंपरागत संसाधन है। कौन कौन से परंपरागत संसाधनों में हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले बात की, वो बात की कोयले की, कोयले के बाद हमने बात की पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस के बाद विद्युत की बात की। अब इसके बाद साथियों हम बात करेंगे, वो उनकी करेंगे कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, परंपरागत के बाद गैर परंपरागत आते हैं। गैर परंपरागत वे संसाधन होते हैं जिनका नवीनतम, अभी मतलब उनका या एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन भी है। इसी के साथ ही गैर परंपरागत संसाधन भी है। गैर परंपरागत संसाधन में वे भी आते हैं, या इनकी परिभाषा में ये भी सम्मिलित है कि वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त करना कठिन या पुनः प्राप्त करना कठिन है या मतलब असंभव है, वे क्या कहलाते हैं, परंपरागत। और गैर परंपरागत या नवीकरणीय वे संसाधन है जो जिन्हें पुनः प्राप्त करना कठिन नहीं है बल्कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरण जैसे शब्द का अर्थ देखोगे ना तो नवीकरण का मतलब होता है नया प्राप्त करना। अनवीकरण जिसका नया प्राप्त नहीं किया जा सकता वो अनवीकरण है। अब है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ठीक है। और इसमें अगर हम पहले बात करें आणविक ऊर्जा,
आणविक या परमाणु ऊर्जा। और ये परमाणु ऊर्जा है, ये किससे प्राप्त की जाती है? अणुओं की संरचना से। अणुओं की संरचना से प्राप्त की जाती है। और इस अणुओं की संरचना से, जिस समय अणुओं की संरचना से जिस समय हम ये आणविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस समय मतलब शेष ऊष्मा रहती है, और उसी ऊष्मा के माध्यम से हम क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही यूरेनियम व थोरियम, और झारखंड, और ये यूरेनियम और थोरियम कहाँ है? झारखंड व राजस्थान में अरावली पर्वत घाटी। ठीक है, ये भी यहाँ अपने थोरियम और यूरेनियम है। थोरियम व यूरेनियम से भी आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इसी के साथ ही एक क्षेत्र है अपना केरल। कौन सा है? केरल की मोनाजाइट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना। केरल की, यहाँ मतलब अपने स्टार लगा के देख लेना, केरल की मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है, ये आणविक या परमाणु ऊर्जा ये अणुओं की संरचना से निर्मित होती है। इसके साथ यूरेनियम व थोरियम से आणविक ऊर्जा बनाई जाती है। और ये कहाँ है? झारखंड व राजस्थान के अरावली पर्वत घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये थोरियम और यूरेनियम। और इसके साथ ही ये सबसे महत्वपूर्ण है कि केरल की मोनेजाइट, या माफ कीजिए मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले, पहले भी प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो मोनाजाइट रेत का संबंध, या मोनाजाइट रेत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है थोरियम पाया जाता है। अब देखिए साथियों, ये अपना है आणविक या परमाणु ऊर्जा। आणविक या परमाणु ऊर्जा के बाद अगर हम दूसरी ऊर्जा की बात करें तो फिर है सौर ऊर्जा। हमारा देश एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है, यानी कि सौर का मतलब होता है कि सूर्य से। सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा, अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, वो कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। सूर्य से जो धूप हमें या जो प्रकाश प्राप्त होता है, या जो गर्मी होती है, उस गर्मी को बदलकर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, वही क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। हमारा देश एक उष्णकटिबंधीय है, मतलब हमारे देश में गर्मी है। जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इन गर्मियों को मतलब अगर वापस फायदेमंद, या इस जो गर्मी को वापस हमारे या मानव जीवन के उपयोग के लिए लेना है, तो फिर इनको क्या करें? हम सौर ऊर्जा प्लेटों या सौर प्लेटों के माध्यम से, एक विधि के द्वारा, एक प्रौद्योगिकी के द्वारा, या एक टेक्निकल के द्वारा, या टेक्नीशियन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि इस धूप को वापस विद्युत में परिवर्तन करके मतलब अपने विद्युत या ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग आज हो भी रहा है। अब देखिए साथियों, ये है सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा में देखिए क्या क्या मतलब अपने कहाँ है। तो सौर ऊर्जा के अगर राजस्थान में भंडार की बात करें, तो अपने एक भारत का सबसे बड़ा बन रहा है, वो बन रहा है राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर, और जोधपुर का ही भांडला। ठीक है, जो पूरे भारत का क्या है? सबसे बड़ा सोलर पार्क। ठीक है, सोलर पार्क बनने जा रहा है। इसके साथ ही ये जो सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है, पर सौर
प्लेटें ये महंगी होती है क्योंकि चांदी व सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? चांदी व सिलिकॉन से निर्मित होने के कारण महंगी है। निर्मित होने के कारण महंगी है। किससे बनी हुई होती है? एक तो चांदी से और इसके साथ ही सिलिकॉन से बनी होती है ये सौर प्लेटें, इसीलिए ये प्लेटें भी थोड़ी क्या होती है? महंगी होती है। अब देखिए साथियों, जो इस धूप को, जो मतलब सूर्य की धूप है, तो धूप को ऊर्जा में बदलने की प्रौद्योगिकी को मतलब किसको? धूप को। और किसमें बदलने की ये जैसे कि शब्द लिखा है कि धूप को किसमें बदलना है? वापस विद्युत में बदलना है। तो ये जो बदलने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है साथियों आपके फोटो वोल्टाइक। क्या कहलाती है? धूप को ऊर्जा में बदलने की प्रौद्योगिकी को फोटो वोल्टाइक क्या कहते हैं? फोटो वोल्टाइक कहते हैं। इस प्रौद्योगिकी या इस पद्धति के फोटोवोल्टाइक पद्धति के माध्यम से क्या किया जा सकता है? धूप को सौर ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब खैर साथियों, ये तो अपने सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। अब सौर ऊर्जा के बहुत सारे भंडार है अपने, जैसे कि बात करें जैसे एक तो हमने बात की अपने जोधपुर की, भांडला में सबसे बड़ा है। और उसी प्रकार अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी मतलब यूं ठीक प्रकार के सौर ऊर्जा के भंडार प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए साथियों, हमने पिछले अभी बात कर रहे थे अपने आणविक ऊर्जा। अगर आपको पूछ ले कि आणविक ऊर्जा के भंडार कहाँ है, तो एक तो रावत बाटा है। रावत बाटा, रावत बाटा कहाँ है? चित्तौड़ में है। ठीक है, इसके साथ ही चित्तौड़गढ़, ये तो राजस्थान है। उसी प्रकार एक उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश नरोरा में, उत्तर प्रदेश में नरोरा, और नरोरा कहाँ है? ये यूपी है। उसी प्रकार अपने गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात है। एक अपने आपको पता होगा कर्नाटक का कैगा क्षेत्र है। कर्नाटक का कौन सा है? कैगा। वहां पर भी कौन सा? ये अपने आणविक संयंत्र लगा हुआ है। इस प्रकार कोई भी तीन आप याद कर लेना, मतलब 5-6 है, 6 में से कोई भी, जैसे रावत बाटा चित्तौड़गढ़ याद कर लो। ये किसमें? सौर ऊर्जा में नहीं है, ये अपने है उसमें, जैसे आणविक ऊर्जा की बात कर रहे थे उसमें। रावत बाटा चित्तौड़गढ़, नरोरा यूपी उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही कर्नाटक का कैगा। ये थोड़ा सा साथियों याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक हम बात कर रहे थे जो लिग्नाइट कोयला है, वो लिग्नाइट कोयला राजस्थान में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में भी। और उसी प्रकार आंध्र प्रदेश के नवेली में भी लिग्नाइट कोयले के बहुत बेहतरीन भंडार मिलते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको याद करना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाए। अब अगली बात करें साथियों, सौर ऊर्जा के बाद बात करें अपन पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा का मतलब वही पवन चक्कियां, बड़े बड़े पंखे ऊंचाई के स्थानों पर लगे हुए हैं। जैसे कि अपने पोलैंड को पवनों का देश कहते हैं, कि किस प्रकार पवन के माध्यम से ऊर्जा बनाई जाती है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का मतलब होता है पवन अर्थात हवा को ऊर्जा में परिवर्तन करना, रूपांतरित करना। ठीक है, और किसके माध्यम से? पवन चक्कियों के माध्यम से। पवन चक्कियां, पवन चक्कियों के माध्यम से। ठीक है, और ये पवन चक्कियां कहाँ कहाँ लगाई गई है? एक तो अपने है जैसलमेर। कहाँ है? राजस्थान में, जैसलमेर में। राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र है जिनमें पवन चक्कियों का बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है। उसके साथ ही एक भारत में पवन ऊर्जा फोरम का विशालतम अगर कोई पेटी है तो वो है तमिलनाडु की
नागरकोइल पेटी। एक तो जैसलमेर है और जैसलमेर के साथ ही भारत में पवन ऊर्जा का विशालतम पेटी कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नागरकोइल में स्थापित है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा मतलब हवा से या पवन से, क्या पवन को किस में रूपांतरित करना? ऊर्जा में। पवन चक्कियों के माध्यम से होता है। जैसलमेर में खूब सारी पवन चक्कियां लगी हुई है। इसके साथ ही भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम अगर पेटी की बात करें तो वो है तमिलनाडु के नागरकोइल में स्थित है। तो इस प्रकार ये साथियों अपना पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए, पवन ऊर्जा के बाद अगर हम किसी की बात करें तो फिर हम बात करेंगे अपने साथियों बायोगैस संयंत्र की। कौन से संयंत्र की? बायोगैस। और बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? जैसे कि साथियों आज हम जहाँ भी देखते हैं नगर पालिका क्षेत्रों में, नगर निगमों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट बहुत सारा है, जिसमें गाय का गोबर हो सकता है, मानव अवशिष्ट हो सकता है, या फिर आपको पता होगा अन्य तरीके की जो सब्जियां हैं सड़ी गली, ये सारी की सारी इन वस्तुओं को या इन मतलब अपशिष्टों को वापस उपयोग में लाने के लिए बायोगैस के माध्यम से, बायो संयंत्रों का प्रयोग के माध्यम से क्या किया जाए? बायोगैस संयंत्र। पशुओं व मानव अपशिष्ट से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पशुओं व मानव के अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर से उत्पन्न गैस या विद्युत भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, को गोबर गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोबर गैस संयंत्र के नाम से जानते हैं, के नाम से जाना जाता है। कुछ नहीं है, गोबर से प्राप्त है इसीलिए गोबर गैस है। बाकी ये भी क्या करते हैं, वो मतलब ऊर्जा उत्पादित करते हैं। आपको पता होगा साथियों कि आज से 7-8 साल पहले ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा यूं अपने स्तर पर भी फैली थी, ग्रामीणों पे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जिसमें अब ये तो एक संयंत्र है, बड़ा संयंत्रों के तौर पर बात की जा रही है, लेकिन छोटे स्तर पर बात करें तो जिसमें अपने गाय का गोबर है वगैरह या जड़े हुए सेल वगैरह लेकर है, तो वो घर में उजाला करने के लिए उस समय मतलब जो बच्चों की ये टेक्निकल थी, छोटे छोटे बच्चे वो इस तरीके के गोबर गैस के माध्यम से क्या करते थे, विद्युत का उत्पादन करते थे 4 सेलों का जॉइंट बनाकर। तो खैर ये है। तो बायोगैस, अब इसके फायदे क्या है साथियों बायोगैस के? एक तो ये क्या करता है कि उर्वरक बनाता है, और ये उर्वरक कहाँ काम आता है? उर्वरक का निर्माण। जो ये गोबर होता है इससे किससे निर्माण, इसका निर्माण हो जाए, मतलब इस गोबर से निर्माण किसका होता है? उर्वरक का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक तो इसका फायदा है, उर्वरक का निर्माण हो गया। ठीक है, और दूसरा इसका फायदा हो गया, एक ये गैस उत्पादित करता है, गैस उत्पादित। और इसके साथ ही तीसरा फायदा कौन सा है? विद्युत।
लेकिन याद रखना साथियों कि इस गोबर गैस से अगर कोई कौन सी गैस निकलती है तो वो कौन सी मिथेल छोड़ता है, ये मीथेन मीथेन गैस आती है, मतलब बायोगैस के संयंत्रों से मीथेन गैस के भंडार, मतलब इसमें जिस समय भी ऊर्जा उत्पादित की जाती है या विद्युत उत्पादन किया जाता है तो फिर मीथेन गैस के भंडार होते हैं। तो खैर ये थोड़ा याद रखना है। तो एक तो ये क्या करता है, बायोगैस संयंत्र के उर्वरक का निर्माण करते हैं, मतलब फसलों के लिए ये बहुत ही बेहतर तरीके में काम आता है उर्वरक, और इसके साथ ही विद्युत उत्पादन उत्पादन है और इसके साथ ही गैस उत्पादित करता है। चलिए साथियों, बायोगैस संयंत्र के बाद हम बात करेंगे, वो करेंगे भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि का जो आंतरिक भाग है उसका जो गर्म होना है और उसकी गर्मी के कारण हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय। एक है भूतापीय ऊर्जा और इसी के साथ ही एक है साथियों अपनी ज्वारीय ऊर्जा। हम दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो मतलब जो तप्त है, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जिसके कारण वो पानी बाहर आने का प्रयास और वाष्प गर्म होने के बाद वाष्प के रूप में वो पानी बाहर आने का प्रयास करता है। तो यही क्या है, और उसी वाष्प से हम क्या कर लेते हैं, या उसी वाष्प से हम क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वही क्या है, भूतापीय ऊर्जा। और इसके साथ ही ज्वारीय ऊर्जा क्या है कि आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार मतलब जबर वो पड़ते हैं, मतलब आपने देखा होगा तरंगे आती है, और उन्हीं समुद्री तरंगों से हम क्या करते हैं कि एक जो संकरे मार्ग से क्या करते हैं कि अलग पानी को ले जाया जाता है और फिर मतलब उसे एक बांध की तरह बंद कर दिया जाता है, और फिर ज्यों ही जोर आता है तो उसी संकरे मार्ग से उस पानी को वापस समुद्र की ओर छोड़ा जाता है। आगे टरबाइन लगे होते हैं और वे टरबाइन ज्यों ही घूमते हैं तो उनकी जो टरबाइनों की घूमने की जो ज्यों ज्यादा जितने तेज ज्यादा टरबाइन घूमेंगे और वो उतना पानी क्या करे, मतलब वो जितना ज्यादा टरबाइन घूमेंगे उतने ही ज्यादा हमें क्या देंगे, ऊर्जा वापस देंगे। तो ये भूमि की आंतरिक सतह सतह के तापन के कारण पानी का गर्म होकर वाष्प के रूप में परिवर्तन और इसी वाष्प से ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा प्राप्त करना। ये कौन सी ऊर्जा है, ऊर्जा प्राप्त करना, ये कौन सी ऊर्जा है, भूतापीय। और ज्वारीय ऊर्जा समुद्रों में उठने वाले ज्वर से, उठने वाली तरंगों से या ज्वर से टरबाइन के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, ज्वारीय ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये भूतापीय ऊर्जा है और इसी के साथ ही ये अपने ज्वारीय ऊर्जा है। अब साथियों ये सारे के सारे हमने जैसे पढ़े हैं, एक अपने भूतापीय ऊर्जा पढ़ा है, ज्वारीय ऊर्जा पढ़ा है, सौर ऊर्जा पढ़ा है, पवन ऊर्जा पढ़ा है, तो ये बायोगैस या गोबर गैस यंत्र पढ़ा है। ये सारे के सारे गैर परंपरागत है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, इनका जितना बेहतरीन उपयोग किया जाए उतना फायदा है। लेकिन साथियों ये बात कुछ अतिरिक्त है, सौर ऊर्जा का हम जितना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो है तो ठीक, लेकिन जो सौर ऊर्जा के जो सौर प्लेटें हैं, सौर प्लेटें कुछ समय के बाद जैसे इनकी भी एक निश्चित आयु होती है
कहने का मतलब है 30 वर्ष, 40 या 50 वर्ष के बाद ये भी धीरे-धीरे कम ऊर्जा उत्सर्जित करने या कम ऊर्जा देना शुरू कर देती है, तो फिर इनका अपशिष्ट कहाँ डालेंगे? तो ये भी कहीं न कहीं हो सकता है आने वाले समय में कहीं दिक्कत आ जाए, तो इनके बारे में भी हमें खोजना चाहिए, कुछ सर्च करना चाहिए। ख़ैर वैज्ञानिकों की टीम इनके ऊपर भी अपना सर्च कर रही है। ये हमारी मानसिक सोच है कि व्यक्ति कुछ भी नया करता है या कुछ भी करने को सोचता है, तो उससे पहले उसके परिणामों के बारे में भी थोड़ा ज़िक्र करना ज़रूरी है। जैसा कि हम कोई भी अपना नया कोई काम कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में अपना या स्कोप हम बढ़ा रहे हैं अपना या क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले हम उनका क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। इनका मतलब ये होता है कि हम उनका एक तो उसके परिणाम देखेंगे, उसके साथ ही उससे कितना लाभ होगा ये देखेंगे। क्या पता उसके लाभ भी हो सकते हैं, तो लाभ के बाद कुछ हानियाँ भी तो हो सकती है, उनके बारे में भी व्यक्ति को पता करना चाहिए। तो अब तो ये है, इतनी देर तो हम ये पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि हमें ऊर्जा संसाधनों को क्यों बचाना चाहिए, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए और दूसरा है कि हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहले ऊर्जा संसाधनों का मतलब संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो साथियों, अगर हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, उनको उनको उनका बचाव नहीं करेंगे और जिस तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं उसका, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें इस बात के लिए कोसेगी क्योंकि उन्हें ये ऊर्जा संसाधन या उन्हें ये जो संसाधन है, जैसे कि परंपरागत कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये उनको मिल ही नहीं पाएँगे। जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन मतलब प्राकृतिक जो संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा और दूसरा मानव की दैनिक आवश्यकताएँ होती है, उन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं दिक्कतें सामने आएगी, कहीं न कहीं समस्याएँ आएगी। मतलब व्यक्ति को और मानव को बाध्यताओं का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। एक बात तो साथियों ये है। इसीलिए इनका संरक्षण करने की आवश्यकता ज़रूर है। अब हम इनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हम भिन्न उपाय दे सकते हैं। नंबर 1 अगर आप उपाय लिख सकते हो मतलब ऊर्जा संसाधन संसाधनों के संरक्षण के उपाय के उपाय। कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं? तो देखो, पहला पहला तो उपाय यही है कि जितना कम हो सके उतना उपयोग करें। जितना संसाधनों का जितना कम हो सके उतना उपयोग करें। नंबर 2 हम कहीं पैदल चल रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी वेस्ट में जा रहा है या कोई और चीज़ें हैं, तो उनका हम क्या करें जैसे चलते हुए या नल से गिरते हुए पानी को अगर हमने बचा लिया, तो हमने इनका संसाधन ऊर्जा संसाधन कर लिया। इसके साथ ही पता होगा साथियों कि हमारे पास खुद की एक निजी गाड़ी है, उसी प्रकार सार्वजनिक गाड़ियाँ भी बहुत चलती है। जैसे कि बसें हैं, जैसे कि छोटी सिटी बसें हैं, तो इसी प्रकार या टेम्पो है, रिक्शा है, ये सभी क्या करते हैं, हम अपने कोई छोटे-मोटे काम के लिए अपनी निजी गाड़ी ले जाते हैं। तो निजी गाड़ी की अपेक्षा सार्वजनिक गाड़ी में जाकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ऊर्जा संरक्षण का उपाय कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, इनके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ही हम मान लो ये तीसरे नंबर का तीसरा उपाय है कि अगर हम अपने रूम को छोड़कर बाहर जा रहे हैं या कहीं दिन है और वहाँ हमें लगता है या हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ लट्टू लग रहे हैं या बिजली बिना मतलब खपत की जा रही है बिजली की, तो उस समय हमको मतलब हमारे द्वारा उन स्विचों को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे द्वारा क्या हो सकती है मतलब ऊर्जा संसाधनों को बचाया जा सकता है। खैर ये सभी उपाय है ऊर्जा संसाधन को बचाने के लिए। वापस सुन लीजिएगा साथियों। नंबर 1 कि हमें किसी अपने काम को करने के लिए हम किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो निजी गाड़ी की अपेक्षा सार्वजनिक गाड़ी में जाएँ ताकि पेट्रोलियम को पदार्थ को बचा सकते हैं। नंबर 2 बिना मतलब गिरते हुए पानी के मतलब पानी के नल को बंद कर देना, इससे भी बचाया जा सकता है। नंबर 3 अगर मतलब दिन है या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाते वक़्त जो भी अपने जैसे रोशनी के जितने भी माध्यम हैं, उनके स्विचों को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार अपना ये खनिज और ऊर्जा संसाधन पाठ पूरा हो जाता है। बाकी
मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।